गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपके सामने वेलकम करता हूं सबका अपने यूट्यूब चैनल इरफान अमन पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी शेयर होल्डर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि है डिविडेंड। हम जानेंगे आज डिविडेंड के बारे में एक एक चीज कि डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड कब देती है, क्या ये जरूरी है कि कंपनी को डिविडेंड देना ही होता है, अगर हमें डिविडेंड मिलता है तो उस पर टैक्स कितना लगता है। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके, तो सबसे पहले टर्म है डिविडेंड। हमें टर्म से पता चल रहा है कि डिविडेंड दो वर्ड से बना है, डिवाइड एंड एंड। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि डिविडेंड मिलता किसको है। सिंपल सी बात है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, राइट। तो जो कंपनी का ओनर है उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक्चुअली में वो हिस्सा कब मिलेगा? जब कंपनी जो मुनाफा कमाती है, जो मुनाफा आता है, सारे खर्चों को निकाल देने के बाद, सारी जो भी उनके एक्सपेंसेस थे उस क्वार्टर में या पूरे ईयर में, तो जो एंड में बचता है नेट प्रॉफिट, यानी कि वो क्या है, एंड, उस प्रॉफिट को डिवाइड करना, उससे बनता है हमारा डिविडेंड। ओके, तो ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट डिविडेंड का कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो कंपनी क्वार्टरली या साल के एंड में डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कि इस साल या इस क्वार्टर में इतना हम डिविडेंड शेयर होल्डर को देंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये किसी भी कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो रेगुलर डिविडेंड देती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आगे भी इसी तरह रेगुलर देती आएंगी या देती रहेंगी। हाँ, देती भी रह सकती है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि वो कंपनी जिन्होंने आज तक कभी डिविडेंड नहीं दिया है या बहुत कम डिविडेंड देती है और वो आगे डिविडेंड रेगुलरली देना शुरू कर दे। ऑल राइट, तो ये बात हुई डिविडेंड की। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो उस स्टॉक में हमें दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा डिविडेंड, जो मैंने आपको बताया। अब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपने स्टॉक्स खरीदे हैं, जो शेयर्स खरीदे हैं, उसके वैल्यू में इंक्रीज होता है, यानी कि उसका प्राइस राइज होता है। जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और वो मान लो 150 रुपए का हो जाता है, तो यानी कि वो 50 रुपया क्या है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। बट वो आपको तभी मिलेगा जब आप उस शेयर को बेचते हो। बट डिविडेंड के केस में क्या है, आपको शेयर बेचने की जरूरत नहीं होती है। जब तक आप उस शेयर्स को होल्ड करके रखते हो और वो कंपनी, जिस कंपनी की शेयर आपके पास है, जब जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आपको डिविडेंड एज अ कैश फ्लो, क्वार्टरली बोल लो या ईयरली, मिलता रहता है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट डिविडेंड का। अब हम जानेंगे कि डिविडेंड होते कितने तरीके के हैं। जनरली आप न्यूज में सुनते होगे या कहीं पढ़ते होगे तो देखा होगा, प्रपोज डिविडेंड कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, फाइनल डिविडेंड कहते हैं, या कितनी बार हम स्पेशल डिविडेंड के बारे में भी सुनते हैं, या फिर एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड। ओके, तो इन सारे डिविडेंड्स के बारे में हम बिल्कुल ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब देखिए, हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रपोज्ड, इट मींस कि जब भी कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, तो वो डिसीजन सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। डिसीजन वो फाइनल नहीं होता, वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रपोज किया जाता है कि ये हमारी अभी स्टेटस है, ये फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की, इतना पैसा हमारे पास रिजर्व में है, इतना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, तो क्या हमें इतना डिविडेंड शेयर होल्डर को देना चाहिए? तो उन्होंने अभी प्रपोज किया है, तो दिस इज नोन एज टू बी द प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट। अब वो प्रपोजल एनुअल जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसमें जब शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाता है, तो वही कहलाता है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल से एक टर्म और आप समझिए, जब साल के एंड में, साल के एंड का मतलब यहां पे क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारे कंट्री में,
कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है पूरे साल का, वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका मतलब अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं जो अभी गया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो साल खत्म होने के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होता है, जब सारा कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के नजर में होता है कि ओके दिस इज द एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ और रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, उसमें से जो डिविडेंड दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है और शेयर होल्डर को दिया जाता है, वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है। यानी कि पूरे साल के एंड होने के बाद, स्टेटमेंट्स के बन जाने के बाद। बट इंटरिम डिविडेंड क्या है फिर? बहुत बार कंपनी क्वार्टर के एंड पे भी देती है। अब मैंने ये बात की पूरे साल की, अब पूरे साल में 4 क्वार्टर है, हो सकता है 3 महीने के बाद जो पहला क्वार्टर का एक रिजल्ट आता है उसके बाद कंपनी अनाउंस कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे, सेकेंड क्वार्टर में कर दे, थर्ड क्वार्टर में कर दे। तो कई बार कंपनी साल के बीच में ऐसे क्वार्टरली भी डिविडेंड अनाउंस करती है, देती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। फिर मैंने आपको बताया एक स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब है कि कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स की वजह से या कुछ ऐसे किसी क्वार्टर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से या कोई फेवरेबल सिचुएशन की वजह से अगर अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, तो उस केस में भी कंपनी इन बिटवीन क्वार्टर भी डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड, उसे हम स्पेशल डिविडेंड कहते हैं, राइट। अब एक और टर्म की बात की मैंने, डीम्ड डिविडेंड, वो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, बाकी इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन डीम्ड डिविडेंड पे ही होगा। एक्चुअली डीम्ड डिविडेंड में काफी सारे क्लाउजेस हैं, 20, ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में आता है, जिसमें ABCDE 5 क्लॉजेज है। इतने टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिंपल एक बता देता हूं कि जो शेयर होल्डर्स है या मेंबर है कंपनी के, जो बेनिफिशियल मेंबर है, बेनिफिशियल ओनर, उनको अगर कंपनी लोन या एडवांसेस देती है तो वो लोन और एडवांसेस भी एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाता है, जिसे हम डीम्ड डिविडेंड कहते हैं। सो अभी के लिए डीम्ड डिविडेंड में बस इतना, बाकी हम इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आप लोग काफी सारे डेट्स देखते होंगे, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट। तो अब एक्चुअली इन डेट्स में लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है और ये पता भी नहीं होता है ये डेट्स है क्या। तो मैं आपको 5 डेट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, अनाउंसमेंट डेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में डिसाइड किया, प्रपोज किया और डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि हम 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो जिस डेट को ये अनाउंस किया गया वो अनाउंसमेंट डेट होगा, राइट। अब एक वो डेट बताती है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है, रिकॉर्ड। उस दिन ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो एक्चुअली जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो किन किन को मिलेगा, किन शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्योंकि हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज पे रोज करोड़ों सेम शेयर्स की वॉल्यूम आप देखें लाखों करोड़ों में होता है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो यानी कि ओनर सेम तो रहा नहीं, राइट। तो इसीलिए ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो डिविडेंड मिलेगा किसको मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट वही डेट होता है कि ये बताता है कि उस दिन वो शेयर्स, जिस कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड मिलने वाला है, जिसके डीमैट अकाउंट में है या जो उसका ओनर है, उसको ही डिविडेंड मिलेगा। अब ये पता कैसे चलता है? हमें पता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डिपॉजिटरी के बारे में, CDSL और NDSL के पास से हमारे पास मेल आता है, आप देखते होंगे। एक्चुअली वो हमारा डिपॉजिटरी है। इसका मतलब क्या है कि जो भी शेयर्स हम खरीद रहे हैं वो कहाँ डिपॉजिट है, कस्टडियन कौन है, किसने उसे संभाल के रखा हुआ है? डिपॉजिटरी ने, CDSL और NDSL ने। तो एक्चुअली कंपनीज उनसे वो डेटा मांगती है। जैसे मैंने कहा कि मान लो अभी 24 अगस्त को रिकॉर्ड डेट है किसी कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर कर, डिविडेंड मिलने का, तो अब इसका मतलब क्या है कि उस दिन डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में जिन जिन शेयर होल्डर का नाम होगा उस शेयर के रिगार्डिंग,
उनको ही डिविडेंड मिलेगा। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो पहले से शेयर खरीद के रखे हैं और तब तक भी है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो आपने सुना ये न्यूज और आप चाह रहे हो कि ओके डिविडेंड मिल रहा है इस स्टॉक में, तो हम ये डिविडेंड का फायदा उठाते हैं, तो आपको शेयर्स खरीदना पड़ेगा, आपको ओनर बनना पड़ेगा। तो ये कब पॉसिबल है? उसके लिए एक डेट डिसाइड होता है, एक्स डिविडेंड डेट। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी एक्चुअली वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का डेट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 24 अगस्त मान लो रिकॉर्ड डेट है, तो 23 अगस्त क्या होगा? एक्स डिविडेंड डेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर 23 को, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है, उस दिन खरीदता है या उसके बाद खरीदता है, तो उसे उस डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको डिविडेंड रिसीव करने के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना पड़ेगा। मतलब आप 22 को खरीदो या उससे पहले खरीद लो, टिल अनाउंसमेंट डेट, और उससे पहले से आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब एक्स डिविडेंड से पहले की जितनी सारी डेट है टिल अनाउंसमेंट डेट, यानी कि ऐसे सीधा समझाऊं तो अनाउंसमेंट डेट से एक्स डिविडेंड डेट के पहले तक का कम डिविडेंड कहलाता है। कम का मतलब डिविडेंड के साथ, एक्स का मतलब डिविडेंड के अलावा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया है। और ये मैंने अभी आपको अनाउंसमेंट, कम डिविडेंड डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट बताया, और एक फाइनल डेट होता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट डेट। जिस दिन कंपनी आपको पैसे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, मिल जाता है, वो डेट हमारा डिविडेंड पे आउट डेट होता है। तो जो कंफ्यूजिंग टर्म है इसमें सबसे ज्यादा, वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। इसमें प्लीज कंफ्यूज ना हो। और ये डिसाइड इसलिए होता है कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले एक्स बन जाता है। यार क्या करो, इतना कुछ तो है ही बोलने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रिकॉर्ड डेट में और एक्स डेट में जो डेज का फर्क है, जैसे 24 था हमारा रिकॉर्ड डेट, 23 था हमारा एक्स डेट, यानी कि आपको उससे पहले खरीदना है। 22 तारीख को आप खरीद लो, 21 को। एक्चुअली ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे कंट्री में जो हमारे सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट होता है स्टॉक का, वो T+2 डेट में होता है। इसका मतलब अगर आप आज खरीद रहे हो कोई स्टॉक वर्किंग आवर में, तो वो आपके अकाउंट में परसों रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में या डिपॉजिटरी के पास। तो इसका मतलब क्या है कि बीच, हाँ ऑब्वियसली, और बीच में वो हॉलीडे नहीं होना चाहिए अगर ये तीनों वर्किंग डे है। तो इफ आई एम बाइंग सम शेयर्स ऑन मंडे, सो इट विल गेट क्रेडिटेड इनटू माय डिपॉजिटरी अकाउंट और डीमेट अकाउंट ऑन वेंसडे। तो इसका मतलब वेंसडे अगर रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट कौन सा है? ट्यूसडे, तो मंडे को मुझे खरीदना पड़ेगा या इससे पहले खरीद सकता हूं। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई ये सारे डेट्स की। अब हम बात करते हैं ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। आप देखते होंगे कि अभी वेदांता का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था लास्ट मंथ जुलाई में, तो आपने देखा होगा 1950% डिविडेंड डिक्लेयर किया उन्होंने, यानी कि 1950% डिविडेंड। तो अब ये ना बड़ी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को पहले, अब तो साथ में वो ये भी बता देते हैं कि पर शेयर कितना है। तो वेदांता ने ये भी डिक्लेयर किया 19 रुपए 50 पैसे पर शेयर मिलेगा डिविडेंड। तो ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो गई। बट पहले क्या होता था कि वो सीधा परसेंटेज डिक्लेयर करते थे। तो लोगों को क्या लगता था, या शेयर होल्डर को, जिनको बिल्कुल डेप्थ नॉलेज नहीं था, कि वेदांता जैसे बोला 1950% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो उन्हें लगता था कि जो मार्केट प्राइस है उस पे मुझे 1950% मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है वो 1950%? वो एक्चुअली फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है। तो वेदांता के शेयर का जो फेस वैल्यू है अभी, वो 1 रुपीज पर शेयर है। और आप 50% देखेंगे 1 रुपीज का, तो इट विल कम एज 19 रुपीज 50 पैसा, यानी कि 19.5 रुपया पर शेयर उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ऑल राइट, अब ये तो समझ आ गया कि फेस वैल्यू का क्या रोल है डिविडेंड के कैलकुलेशन में। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, कि यील्ड का मतलब कि हमने जो शेयर खरीदा है उस पे हमें कितना फायदा मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको जितना डिविडेंड मिला है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड,
और उस स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है। इसका मतलब उस डिविडेंड को लेने के लिए अगर आपके पास पहले से शेयर्स नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा, या आपके पास ऑलरेडी है तो आपने खरीदा होगा, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यील्ड क्या है, ये देखने के लिए हमें टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है हमारा डिविडेंड यील्ड। होप आपको डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे मार्केट प्राइस को हम कंसीडर करते हैं। ऑल राइट, अब कुछ टाइम पहले आपने ऐसे ही टाटा स्टील का भी देखा होगा, 51 रुपीज पर शेयर दिया था उसने, और उन्होंने कहा था कि हम 510% डिविडेंड दे रहे हैं। तो 510% था और 51 रुपया था, इसका मतलब फेस वैल्यू क्या होगा उसका, 10 रुपीज। क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस देखते हो तो टाटा स्टील का उस टाइम जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था तो समवेयर अराउंड 1000 पे था। ओके, तो ये सारी बातें हैं कैलकुलेशन कि डिविडेंड हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें कंपेयर भी करना है कि अगर दो कंपनीज है और वो डिविडेंड दे रही है तो आपको यील्ड कहां से कितना ज्यादा मिल रहा है, ये कैसे पता लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आप डिविडेंड के अमाउंट पे ना जाएं। कोई आपको 100 रुपए दे रहा है और मान लीजिए उसका शेयर प्राइस है 1000, कोई आपको 200 रुपए दे रहा है बट उसका शेयर प्राइस है मान लो 5000, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट सिनेरियो में हमने एग्जांपल लिया है वहां पे यील्ड ज्यादा है, सेकंड सिनेरियो में यील्ड कम है। क्योंकि देखने में तो यही आ रहा है कि डिविडेंड सेकंड वाले ने ज्यादा दिया है, बट कंपैरेटिवली उसका मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा है। ऑल राइट, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिविडेंड के टैक्सेशन की, कि जो डिविडेंड हमें मिलता है क्या उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है या वो टैक्स फ्री है, पहले इसका क्या ट्रीटमेंट होता था, अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2020 से पहले जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता था वो एग्जेम्प्टेड था। इसका मतलब इट वाज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब मैंने कहा नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कुछ नहीं देना, तो कौन पे करता था टैक्स, कंपनी पे करती थी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था कंपनी पे, जो भी कंपनी डिक्लेयर करती थी डिविडेंड उस पे। बट ये चीज खत्म कर दिया गया। बीच में ये भी था कि शेयर होल्डर को अगर 10 लाख रुपए तक डिविडेंड मिल रहा है तो 10 लाख तक का एक सीलिंग था, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 10 लाख के बियॉन्ड जो आपको मिल रहा है डिविडेंड उस पे लगेगा। बट ये दोनों ही रूल्स या जो आप पॉलिसी कह लीजिए स्क्रैप कर दिया गया है। अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। ऑल राइट, अगर आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है उस पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपको अपने इनकम टैक्स के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, डिविडेंड इनकम एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस भी ब्रैकेट में फिर वो इनकम फॉल करेगा आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए आपकी सैलरी ऑलरेडी 10 लाख रुपीज है और आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो अब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 11 लाख। तो हमें पता है कि अगर हम ओल्ड वाले इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं स्लैब, तो आप 30% ब्रैकेट में आ गए, तो आपको पूरा 30% टैक्स उस पर देना पड़ेगा। ओके, तो कंपनी जब अब डिविडेंड देती है तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है, तो इसमें कंपनी भी कई बार टीडीएस काट के देती है। तो वो टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और वो कब काटती है, कितना काटती है, इस पे भी रूल है कि अगर आपका डिविडेंड अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो वो 10% ऑलरेडी कंपनी टीडीएस काट के फिर आपके अकाउंट में बाकी पैसा ट्रांसफर करती है। और अगर आपका डिविडेंड 5000 से कम है तो वो टीडीएस नहीं काटती, पूरा पैसा आ जाता है, फिर वही आपके वो जो आपका अदर सोर्सेज से इनकम है टोटल इनकम में ऐड होगा। फिर जिस भी आप टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे, चाहे वो 5% है, 10% है, 20 है, 30 है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। डिविडेंड के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है कि अभी तक तो हमने देखा कि पर शेयर होल्डर डिविडेंड यील्ड कितना है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमा रही है टोटल, उसका कितना हिस्सा, कितना प्रोपोर्शन एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर में बांट रही है, उसी को हम डिविडेंड पे आउट कहते हैं।
इसका मतलब अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है और उसमें से 100 करोड़ एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 10%। इसका मतलब है सिंपल सा कि कितना पैसा कंपनी एज अ डिविडेंड दे रही है और कितना पैसा कंपनी ने कमाया है। सो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कहलाता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि ये डिविडेंड होता क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है, किस तरह से हमें अलग अलग तरीके के डिविडेंड मिलते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, फेस वैल्यू का क्या रोल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतर तरीके से आंसर कर सकूं। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमने जो इनिशिएटिव लिया है, हमारी टीम ने काफी मेहनत कर रही है, यंग टीम है, हम चाहते हैं हम इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाए, हमारे कंट्रोल में जितना है एटलीस्ट उतना तो करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं रोहन का, एडी का, बाकी और सारे टीम मेंबर्स का जिन्होंने मिलके इस वीडियो को बनाने में हेल्प किया। थैंक यू सो मच।